सो दोस्तों, इससे पहले आपको 2 वीडियोस मिल चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा। अगर आपने देखा नहीं तो ज़रूर से देख लेना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो यूएस के मार्केट पे आते हैं सबसे पहले। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कुछ खास बड़ी तेजी मंदी नहीं है। डाउ जोन्स अभी न्यूट्रल है। नेस्टेक को भी देख लेते हैं तो इसके अंदर भी कुछ खास नहीं है, ये भी अभी न्यूट्रल है। तो सीधे आ जाते हैं अब इंडियन मार्केट के ऊपर। देखिए सबसे पहले हम 2 कंपनीज को डिस्कस करेंगे जिसके Q4 के रिजल्ट अनाउंस हुए हैं। एक्सपेक्टेशन का डेटा आपने देखा होगा, उसके अंदर दोनों कंपनीज के नेम्स नहीं है, तो विदाउट एक्सपेक्टेशंस हम देखने वाले हैं। और भी कुछ मैं आपको पॉइंट बताऊंगा कि हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं रिजल्ट को, कि रिजल्ट अच्छे हैं या बुरे। उसके बाद में 3 कंपनीज हम डिस्कस करेंगे जिनको लेकर काफ़ी बड़ी न्यूज़ और अच्छी न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। टेक्निकल्स भी हम वहाँ पे देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कंपनी से जिसका नाम है बीकाजी। अब देखिए बीकाजी का स्टॉक आज के दिन 1% ऊपर जाके बंद हो चुका है। अब इसके रिजल्ट आए हैं आफ्टर मार्केट क्लोजिंग, यानी 3:30 बजे के बाद में। अब रिजल्ट कैसे है उसको देखते हैं। देखो रिजल्ट तो बहुत ही खराब देखने को मिल रहे हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट है 61% के साथ में क्रैश हो चुका है, गिर चुका है। और उसके पीछे का रीजन है कंपनी के मार्जिन का गिर जाना। तो प्रॉफिट 61% के साथ में टूटा है एक एफएमसीजी कंपनी का, जो डिफेंसिव मानी जाती है। तो काफ़ी ख़राब प्रॉफिट है। डेफिनेटली इसको हम अच्छा तो नहीं बोलेंगे। कैसे प्रॉफिट है उसको देखते हैं। 44 करोड़ का प्रॉफिट है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 116 करोड़ का प्रॉफिट था, तो 61% के साथ में ड्रॉप। रेवेन्यू को देखते हैं तो यहाँ पे 613 करोड़ का रेवेन्यू है। पिछले साल किसी क्वार्टर में 614 करोड़ का रेवेन्यू था, तो ये फ्लैट है। अब इसको भी थोड़ा नेगेटिवली बोलेंगे हम, क्योंकि ग्रोथ नहीं है, एक साल में ग्रोथ यहाँ पे नहीं हुई है। और प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट में तो डी ग्रोथ देखने को मिली है एक साल के हिसाब से। अब रीजन आपने देखा, मार्जिन इसके गिरे हैं। एबिटा आप देखोगे तो 67% के साथ में इसका गिरा है। तो क्या रीजन है एबिटा के गिरने का, उसको देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो एबिटा गिरा है, प्रॉफिट गिरे हैं, मार्जिन गिरे हैं, उसके पीछे का रीजन है लागत बढ़ जाना। कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाती है उसको बनाने के लिए कंपनी को भी खर्चा करना पड़ता है। बेसन के दाम बढ़े थे, तेलों के दाम बढ़े थे, काफ़ी सारा इन्फ्लेशन हुआ था। तो ये जो रीज़न है वो इसमें माना जा रहा है कि इस वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट का मार्जिन है वो टूटा है। अब देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट मेंशन कर रखा है कि अभी फर्दर क्लैरिटी के लिए वेट कर रहे हैं जो मैनेजमेंट से मिलेगी। मतलब मैनेजमेंट कमेंट्री जो कॉन कॉल होती है, आई थिंक कल आपको देखने को मतलब सुनने को मिले। मैं आपको बताने की कोशिश करूँ या फिर आप खुद पढ़ पाओ मार्केट आवर में। तो ये सब चीज़ें अभी वेटिंग में है, लेकिन रिजल्ट खराब है। अब देखो यहाँ पे काफ़ी लोगों को ऐसा लगेगा कि स्टॉक क्रैश होगा। हो सकता है लोअर सर्किट में जाए, हो सकता है 20% का अगर इसका सर्किट लिमिट है तो 20% गिरे, 10% गिरे, या फिर गिर जाए, ज़्यादा गिरे। ठीक है, ऐसी एक्सपेक्टेशन इन्वेस्टर करेगा क्योंकि नंबर्स खराब है। अब एक पॉइंट है जो हम देख सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इसके पिछले क्वार्टर के रिजल्ट को देखेंगे कि रिजल्ट कैसे थे और उसमें स्टॉक ने क्या किया था। अब देखो मार्च का तो डेटा आपके सामने आ चुका है, तो मार्च से मार्च हमने मैच कर लिया। अब क्या कर सकते हैं, हम दिसंबर का देख सकते हैं, पिछले क्वार्टर का देख सकते हैं कि पिछले क्वार्टर में क्या सीन था। देखो प्रॉफिट के मार्जिन गिरना शुरू हो गए थे। यहाँ से 26% का मार्जिन था जो कि घट के 16 होता है, उसके बाद में 15 होता है, उसके बाद में 8 होता है। तो यहाँ पे ये लोअर लेवल पर पहुंच गया था। सबसे घटिया मार्जिन हम बोल सकते हैं इतने क्वार्टर में हमने यहाँ पे देखा। अभी आप क्या देखोगे कि 8% का जो मार्जिन है वो 7% का नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे तो डी ग्रोथ चल रही है। 26 का 8 हो गया। हर क्वार्टर के अंदर प्रॉफिट का मार्जिन गिर रहा है। तो यहाँ पे गिरा नहीं, बल्कि यहाँ पे मार्जिन बढ़ गया। 8% का 12% का हो गया। तो ये कमबैक हम बोल सकते हैं प्रॉफिट के मार्जिन का, या इंप्रूवमेंट हम इसको बोल सकते हैं। लेकिन वाई ऑन वाई बेसिस पे ही रिजल्ट को देखा जाता है ग्रोथ के हिसाब से। तो वाई ऑन वाई बेसिस पे तो रिजल्ट खराब है, लेकिन अगर किसी को इंप्रूवमेंट के हिसाब से रिजल्ट को देखना हो तो वो क्यू ऑन के बेसिस पे देखे जाते हैं। अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी के मार्जिन बढ़े हैं, तो क्या प्रॉफिट भी बढ़े हैं क्या, उसको भी देख लेते हैं। तो 28 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि बढ़ के 40 करोड़ का हो चुका है। तो क्यू ऑन के बेसिस में इंप्रूवमेंट है, बट हाँ प्रॉफिट के मार्जिन सही नहीं है, और वाई ऑन बेसिस में डी ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। अब पॉइंट ये बनता है कि इन्वेस्टर्स की देखो एक्सपेक्टेशन तो ऐसी होगी नहीं कि पिछले साल में 116 करोड़ का प्रॉफिट था तो इस बार 136 करोड़ का प्रॉफिट आना चाहिए। ये तो थोड़ी सी मतलब कॉमन सेंस वाली बात है। ये तो एक्सपेक्टेशन होगी नहीं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अगर प्रॉफिट के मार्जिन गिरे हैं तो एकदम से वो नहीं जा सकते उस लेवल पर, इंप्रूवमेंट होगा। अब इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन 50 थी, 60 थी, या 35 थी, वो पॉइंट बनेगा कल के स्टॉक में तेजी मंदी का। क्योंकि एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, और जब भी इस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक्सपेक्टेशंस मतलब हो नहीं पाती है, आती नहीं है, डेटा नहीं आता है, तो उसके हिसाब से हम नहीं जज कर सकते हैं। बाकी दोनों चीज़ें हमने देख ली। अब देखते हैं बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। यहाँ पे प्रमोटर के पास में तो है अच्छी खासी होल्डिंग 75% की, विच इज़ गुड। एफआईज ने
स्लाइटली बेचा है, ज़्यादा कुछ बेचा नहीं है, 7-7.5% की ही होल्डिंग अभी इनकी चल रही है। डीआईएस की बात करें तो जून से लेकर अभी तक तो थोड़ा सा बेचा है, लेकिन पिछले क्वार्टर में लिया है। अब पब्लिक के पास में इतना कुछ खास स्टेक नहीं है, तो कल पता चलेगा कि कैसा रिएक्शन आता है। दोनों पॉइंट्स हमने देख लिए, वायनो बेसिस का और क्यून के बेसिस का। बाकी आप भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या लगता है, कितना स्टॉक गिर सकता है या कैसा कुछ हो सकता है ट्रेड कर कल इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ₹1 का डिविडेंड इसने डिक्लेयर किया है। डिविडेंड कम है, अच्छी बात है ग्रोथ इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि जितना कंपनी पैसा अपने पास में रखेगी उतना ही कंपनी उसको स्पेंड करेगी एक्सपेंशन के अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं फर्दर इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी 150 मिलियन रुपीस का, और भी इन्वेस्टमेंट अप्रूवल इसको मिल चुका है 200 मिलियन का। ये कौन कौन सी कंपनी इसमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होने वाला है, नेम आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कल कैसा इम्पैक्ट होगा। मुझे नहीं लग रहा कि एकदम से इतना कोई क्रैश होगा 20% का या सर्किट में पहुंच जाएगा। बाकी देखो हो भी सकता है, जस्ट अपन डेटा देख सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं कि उनके बेसिस पे, वायनो बेसिस पे, और हर किसी का व्यू डिफरेंट होता है, तभी ट्रेड होता है मार्केट के अंदर, कोई खरीदता है कोई बेचता है। तो आपका क्या व्यू है, आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट है वो इसने मेंटेन कर रखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। सपोर्ट लिया है कंपनी के स्टॉक ने डाउन ट्रेंड के साथ में, उसके बाद में यहाँ पे रिवर्सल आया और अप ट्रेंड के हिसाब से स्टॉक ऊपर जा रहा है, ये आप इसमें नोट कर सकते हैं। तो रेसिस्टेंस तो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वही बात है, नंबर्स कैसे लगते हैं उसके हिसाब से अगले जो पैटर्न है वो इसमें आइडेंटिफाई हो गए, क्योंकि रिजल्ट के बाद में जो भी ट्रेंड बनेगा उसको ही फिर वो बायर्स सेलर्स फॉलो करेंगे। अगली जो कंपनी है इसका नाम है पीएन ज्वेलर्स। इसके भी Q4 के रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं। तो देखिए सेल्स इसकी बढ़ चुकी है 5% के साथ में, प्रॉफिट इसका 14% के साथ में बढ़ चुका है। सो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन का डेटा नहीं है, तो हम ऐसे जज नहीं कर सकते हैं कि कैसा क्या परफॉर्मेंस इसने किया है। आगे चल के देखते हैं वायनो बेसिस में कि उनके बेसिस में क्या है। तो ठीक है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इंप्रूवमेंट है, लेकिन वायनो बेसिस में ठीक है, 6% का मार्जिन है, तो यहाँ पे भी 6% का ही मार्जिन है। लेट्स सी कि क्या लगता है इन्वेस्टर्स को कल के दिन, और किस तरह का यहाँ पे पैटर्न बन पाता है। बाकी इसमें भी हाई प्रमोटर होल्डिंग है 83% की अभी है इनके पास में, 3 साल का समय लिस्टिंग के बाद से, जब ये अपनी होल्डिंग को ट्रिम करके 75% ला सकते हैं। एफआईज ने काफ़ी बेचा है इसको, 4% की होल्डिंग थी जो कि 1% से भी कम हो चुकी है। डीआईज के पास में है ये 5.5% के साथ में, लेकिन जनता ने इसको ज़्यादा लिया है, 7% का, 9% का, उसके बाद में 10% के स्टेक यहाँ पे हो चुका है। तो देखते हैं एफआईज अपने स्टेक को इंक्रीज कर पाती है या फिर नहीं, पता चलेगा कल का क्या इसमें एक्शन होता है। अभी तक स्टॉक डाउन ट्रेंड में है लिस्टिंग के बाद से, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होगा जब तक हम इसको अप ट्रेंड में नहीं देख सकते हैं, और इसको ब्रेक होना इंपॉर्टेंट है। ये 600 प्लस का लेवल हम इसको मान सकते हैं मोटा मोटी, और यहाँ पे गैप अभी बचा हुआ है। सो लेट्स सी, अगर इन्वेस्टर्स को नंबर्स अच्छे लगते हैं तो गैप फिल करने की कोशिश स्टॉक कर सकता है। अब देखिए न्यूज़ पे आते हैं, आरवीएनएल। कुछ क्वेश्चंस आए थे कि रेलवे कंपनीज कब चलेगी, डिफेंस तो चलना शुरू हो चुके हैं। देखो डिफेंस के पीछे एक ट्रिगर है, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं। अब रेलवे कंपनीज के पीछे ट्रिगर नहीं है, अभी कुछ बजट के अंदर ऐसा कुछ आया भी नहीं था, और अभी सरकार ने कोई पैकेज भी अनाउंस नहीं किया है। ठीक है, तो वो एक ट्रिगर है, अगर ट्रिगर होता है तो स्टॉक चलते हैं, और नहीं होता है तो फिर वो Q4 के बेसिस पे चलते हैं। अब इसमें देखिए अपडेट दी थी कंपनी ने 6 तारीख को कि 21 तारीख को हम अपने रिजल्ट को अनाउंस करेंगे, तो 21 मई का वेट हमको करना चाहिए कि कैसे नंबर्स इसके आते हैं। साथ में एक न्यूज़ आती है 15 तारीख को कि कंपनी को मिल चुका है एक ऑर्डर 1.16 बिलियन रुपीस का। तो ऑर्डर कंपनी के पास में है, उसके हिसाब से देखते हैं कैसे रिएक्शंस आते हैं। बाकी अभी आप नोटिस कर पा रहे हो ऑर्डर्स आ रहे हैं कंपनी के पास में, बट स्टॉक नहीं चल पा रहा है। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन अभी महंगी हो गई थी एकदम से, तो वापस से थोड़ी सी वैल्यूएशन कंफर्टेबल होगी, उसके बाद में स्टॉक चलते हैं, फिर वैल्यूएशन महंगी हो जाती है, ओवर वैल्यूड हो जाते हैं स्टॉक, फिर गिरावट होती है, फिर चलते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। अब पॉइंट ये है कि यहाँ से तेजी आने के पीछे का रीज़न क्या बन सकता है, कुछ नए पैकेजेस अनाउंस करेगी सरकार, या फिर जितने भी ऑर्डर है उसको कंपनी बहुत अच्छे से पूरा करती है, टाइम पे पूरा करती है, और लागत को कम करती है, जिससे प्रॉफिट के मार्जिन एक्सपेक्टेशन से भी अच्छे आते हैं, तब जाके स्टॉक चलेगा। तो दो चीज़ें यहाँ पे मान सकते हैं। तो ठीक है, पैटर्न डिफेंस कंपनीज का जैसा है, स्टॉक गिरते हैं, यहाँ पे रुकते हैं, और डिफेंस कंपनीज में तो मिल चुके हैं ब्रेकआउट्स, तेजी भी बन रही है, यहाँ पे अभी तक नहीं मिले। तो देखेंगे ट्रेडर लोग, इन्वेस्टर लोग कि यहाँ पे क्या होता है। अभी एक रेंज के अंदर स्टॉक चल रहा है, बाकी लेट्स सी कि रिजल्ट कैसे आते हैं 21 तारीख को, या फिर क्या इम्पैक्ट होता है कल के दिन इसके ऑर्डर को देखते हुए। अगली जो कंपनी है इसका नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज। देखिए रिलायंस ने बड़ी एक डील से लोन लिया है,
3 बिलियन रुपीस का। अब लोन ऑब्वियस है, कंपनी के ही एक्सपेंशन में यूज करेगी कंपनी, ऑफशोर लोन है और लार्जेस्ट लोन है सिंस 2023। देखो कंपनी करती क्या है, कंपनी ये जो बड़ी कंपनीज होती है, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो लेवरेज पे खेलते हैं, किसी और के पैसे से खेलते हैं। और होता क्या है, जैसे रिलायंस में अगर आपने देखा होगा, जियो प्लेटफॉर्म आने से पहले कंपनी के पास में बहुत कर्जा था। कंपनी ने उस कर्जे से जियो बनाया, फ्री में रिचार्ज, मतलब ये जो हमको नेट होता है इसका डेटा मिला। उसके बाद में क्या हुआ, इन्होंने पेड किया, अच्छी कमाई हुई और जियो की वैल्यू बढ़ गई। अब उस जियो को बेच दिया इन्वेस्टर्स को, जिसमें फेसबुक ने भी स्टेक लिया है, बाकी और भी कंपनीज ने स्टेक लिया है। अब फेसबुक ने जियो को खरीदा तो फेसबुक ने रिलायंस को तो पैसा दिया ही उसका, तो रिलायंस ने उस पैसे से कर्जा चुकता कर दिया। तो यही गेम होता है बड़ी कंपनीज में। अब ये कंपनी क्या कर रही है, वापस से कर्जे बढ़ा रही है, कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट हो सकता है, कंपनी काम कर रही हो जिसमें फाइनेंस का हो सकता है या कुछ और हो सकता है, फिर उससे जो पैसे आएंगे उससे फिर कर्जे चुका देगी और कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ठीक है, अभी यहाँ पे लोन लिया है, अब इसको किस तरह से यूटिलाइज कंपनी करेगी देखना पड़ेगा आगे चल के। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं 1200 रुपीज़ का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट था, सपोर्ट का था, इसने इसको मेंटेन किया, उसके बाद में अच्छी तेजी बन रही है। डिफेंसिव कंपनीज होती है ऐसी, काफ़ी जो नए इन्वेस्टर्स ट्रेडर होते हैं वैसी कंपनीज को देखते हैं जहाँ पे डाउनसाइड रिस्क कम हो, या कोई हैवी खिलाड़ी होता है, हैवी ड्राइवर होते हैं जिनके पास में ज़्यादा पैसे होते हैं, वो ऐसी कंपनीज को देखते हैं। अब देखिए इसमें वन साइडेड तेजी मिली है, ये कुछ दिन गिरा है, बाकी अच्छी खासी तेजी, अच्छा खासा रनअप यहाँ पे मिला है। एक ब्रेकआउट इसने यहाँ पे दिया जिससे एक और यहाँ पे सिग्नल मिल गया था 1300 पे, और ये मूव काफ़ी लोगों ने किया होगा कैप्चर, बाकी ऑल टाइम हाई अभी इसमें थोड़ा सा बाकी है। बजाज फाइनेंस को लेकर नेक्स्ट अपडेट है कि बजाज फाइनेंस अपना जो सिस्टम है, जो टेक्नोलॉजी में, देखिए इसका आर्टिकल छपा है। अब इसका मतलब क्या है, टैक्स से संबंधित इसमें न्यूज़ होगी। तो बजाज फाइनेंस जो टेक यूज़ करता था पहले, उसको अब अपग्रेड इसने कर लिया है, उसको चेंज करके नए टेक सेटअप के अंदर बजाज फाइनेंस आ चुका है। इसको देखते हैं, क्योंकि ये इस कंपनी के पास में मोट है, डेटा इसके पास में काफ़ी ज़्यादा है, और फर्स्ट कंपनी है ये जिसने इस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ करके लोन्स के काम को चलाया था। अब देखिए टेक पर्सन इसको थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। पहले कौन सा सिस्टम था, ये नेम आप पढ़ सकते हैं, पहले इनके पास में ये सिस्टम था, इसमें ये काम कर रहे थे, अब इसको रिप्लेस कर दिया है, और ये नया जो एक सिस्टम हम बोल सकते हैं, इसका नेम भी आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी आ चुकी है। तो अपग्रेड है, और साथ में स्टॉक का जो प्राइस है वो भी अपग्रेड कर रहा है इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को। यहाँ पे ये सपोर्ट कंपनी का स्टॉक ले रहा था, उसके बाद में रेसिस्टेंस मिला, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे कैप्चर किया होगा मूव को, अब यहाँ से एक ब्रेकआउट मिल चुका है, तो नए हाइज यहाँ पे लग रहे हैं। इसको थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो आप नोट कर सकते हैं, ये सपोर्ट टू रेसिस्टेंस स्टॉक अभी परफॉर्म कर रहा है। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, पिछले दोनों वीडियोस आप देख लेना जरूर से। मिलते हैं कल किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।